हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए यूके स्पाउस वीज़ा के ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्पाउस वीज़ा होता क्या है, कौन लोग अप्लाई करते हैं? ऐसे वो तमाम लोग जो यूके से बाहर रहते हैं, नॉन ईयू नेशनल्स हैं और वो कानूनी तरीके से अपने हस्बैंड या वाइफ को यूके में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है अपना जेन्युइन रिलेशनशिप साबित करने के लिए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एप्लीकेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जो यूके से बाहर एप्लीकेंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर टीबी टेस्ट रिक्वायरमेंट, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर आपको अपना रिलेशनशिप साबित करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, शादी से पहले के रिलेशनशिप और शादी के बाद के रिलेशनशिप। इसके अलावा हम और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म। पिछले कुछ सालों से जो यूके स्पाउस वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन हो गया हुआ है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा है एप्लीकेंट का पार्ट और दूसरा हिस्सा है स्पॉन्सर का पार्ट। एप्लीकेंट का जो पार्ट है उसमें एप्लीकेंट अपने मुतालिक डिटेल्स सारी फिल करता है, लाइक एप्लीकेंट की सारी बेसिक डिटेल्स, एप्लीकेंट का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, उसकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, क्रिमिनल कन्विक्शंस, उसके पेरेंट्स के बारे में, और अगर उसका कोई रिलेशनशिप पहले से मौजूद है, लाइक डाइवोर्स है या कोई और इस तरह की चीज़ है, कोई बच्चे हैं पहले से, तो वो एप्लीकेंट का पार्ट है। और फिर स्पॉन्सर का पार्ट उसके अलग से फिल करना पड़ता है। एप्लीकेंट की जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ दो हैं। नंबर वन, एप्लीकेंट को इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए या तो आप आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं, जो कि यूके अप्रूव्ड आइल्स सेंटर होते हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी टेस्ट जो यूके अप्रूव्ड हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैचलर डिग्री होती है जो यूके बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, तो आप यूके नैरिक से उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो तब आपका आइल्स जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। नंबर टू, जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट की, वो है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट रिपोर्ट आपको लेनी होती है यूके अप्रूव्ड सेंटर से। उसके लिए आप जो अप्रूव्ड सेंटर्स हैं वहाँ कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट बनाते हैं, ये सेम डे टेस्ट हो जाता है और सेम डे ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। एप्लीकेशन की जो फीस है, आज की जो करंट फीस है उसमें जो एप्लीकेशन की फीस है वो 1523 पाउंड फीस है। जब इस फीस को आप यूके पाउंड से अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन रेट है उसकी वजह से बाज़ दफ़ा पैसे कुछ ज़्यादा कम हो जाते हैं, जो भी उस दिन का रेट होता है उसके मुताबिक। लेकिन अगर पाउंड्स में बात करें तो 1523 एप्लीकेशन की फ़ीस है। और हेल्थ सरचार्ज, जो NHS के चार्जेस हैं, इसको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज बोलते हैं। आज की डेट में ये 1000 है, मीनिंग कि 2.5 साल के लिए आपको 1000 पाउंड पे करना पड़ेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन की फ़ीस है और IHS की फ़ीस है, इसको आपको gov.uk पे जाके चेक करना है कि आज की डेट में करंट फीस क्या है। अब हम बात करेंगे स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट। जो स्पॉन्सर है वो यूके में मौजूद होना चाहिए, ब्रिटिश भी हो सकता है, और ऐसा स्पॉन्सर जो यूके में मौजूद है लेकिन ब्रिटिश नहीं है, हो सकता है वो स्टूडेंट वीज़े पे हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है, वो रिफ्यूजी स्टेटस हो, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन हो, या उसको कोई और लीव मिली हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो सकती है, कोई फर्दर लीव टू रिमेन हो सकती है, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब स्पॉन्सर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है स्पॉन्सर करने के लिए, अगर स्पॉन्सर एम्प्लॉई है तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो सैलरी है वो 18,600 पाउंड होनी चाहिए, 18,600 पाउंड।
स्पॉन्सर को लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप जमा करवानी होती हैं, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर कि आपका एम्प्लॉयर ये लिख के दे कि ये जो स्पॉन्सर है इतने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहा है, इसकी जॉब का टाइटल क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, इसका जॉब पोजीशन कब से स्टार्ट किया है, परमानेंट जॉब है कि टेम्परेरी जॉब है। और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया जॉब करते हुए तो आपको ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप P60 जो कि टैक्स रिटर्न होती है वो लाजमी जमा करवाएं। अगर आपने पिछले 1 साल में अपना एम्प्लॉयर चेंज किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयर चेंज किया फिर आपको 6 महीने की सैलरी स्लिप नहीं, फिर लास्ट 1 ईयर की सैलरी स्लिप दिखानी होगी अगर आपने 1 साल के अंदर अपना एम्प्लॉयर चेंज किया। अगर स्पॉन्सर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मिनिमम 1 ईयर का प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, प्लस उसको अपने अकाउंटेंट से अकाउंट्स चाहिए वो पूरे साल के लिए, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंटेंट का लेटर चाहिए जिसमें अकाउंटेंट उसके अकाउंट्स बना के देता है, बताता है कि ये किस इसका बिजनेस क्या है, क्या काम कर रहा है, वो बिजनेस के मुतालिक सारी डिटेल्स होती हैं। और इसमें भी मैं ये कहूँगा कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया आपके बिजनेस को, जो कि लाजमी बात है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1 साल का प्रूफ होना चाहिए, तो लास्ट 1 ईयर की टैक्स रिटर्न भी जमा करवाएं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसकी टैक्स रिटर्न को SA-302 उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इनवॉइसेस हैं, आपने अपने बिजनेस के अगेंस्ट किसी को कोई इनवॉइस इशू की है या आपको कोई रिसीट्स मिली हुई है तो वो ज़रूर लगाएं। आपको इसमें हेल्प मिलेगी स्पॉन्सर को साबित करने के लिए कि वाकई आप एक जेन्युइन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉय भी नहीं है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, लेकिन उनके पास सेविंग्स मौजूद हैं। ऐसे जो लोग उनके पास सेविंग्स मौजूद हैं और वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को, और वो 62,500 पाउंड की सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक शो कर सकते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एग्जेम्पशन मिल जाती है। अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट, आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, तो आपको ये बताना होता है कि जब आपके जो स्पाउस हैं वो आपको ज्वाइन करेंगे यूके में आके, वो कहाँ पे रहेंगे। उसके लिए आपको जिस जगह पे आप रह रहे हैं, अगर वो आपका अपना घर है तो उसके लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स या मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपका अपना घर नहीं है तो टेनेंसी एग्रीमेंट आप लगाएंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेसेस, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस, वाटर, फोन बिल्स, इसके अलावा कुछ और बिल, बाज़ दफ़ा HMRC के कुछ लेटर्स आए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे पता लगे कि आप इस जगह पे लास्ट 6 मंथ से या उससे ज़्यादा से रह रहे हैं या लास्ट 3 मंथ से भी रह रहे हैं। जब आपका स्पाउस आएगा तो इस घर में वो आपको ज्वाइन करेगा और उसके आने से घर ओवर क्राउडेड नहीं होगा, उसके लिए सफिशेंट जो प्लेस है वो अवेलेबल है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, कुछ रिलेटिव्स के साथ रह रहे होते हैं, तो वो फिर पेरेंट्स से, इसको बोलते हैं लेटर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। लैंडलॉर्ड लिख के देगा कि ये मेरा रिलेटिव है, या ये पेरेंट्स हैं तो वो लिख के देंगे ये मेरा बेटा है, वो अपने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, टेनेंसी एग्रीमेंट या मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरह प्रूफ ऑफ एड्रेसेस लगाएंगे कि मुझे मेरा बेटा है और हमारे घर में एनफ स्पेस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा 2 रूम है, 1 रूम है, और इसकी वाइफ या हस्बैंड जब भी ज्वाइन करेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह का एक लेटर बनता है, वो लगाना जरूरी होगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप को डेफिनेटली मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा, मैरिज की पिक्चर्स लगानी होगी। कुछ लोग हैं वो वेडिंग कार्ड, उनके इनविटेशन कार्ड्स होते हैं जो जब मैरिज होती है उसमें वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कार्ड लगाएं। गिफ्ट रिसीट्स होती हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रूफ, लाइक आपने कोई हॉल बुक किया है, वहाँ पे आपने आपकी मैरिज सेरेमनी हुई है, उस हॉल की रिसीट्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं वहाँ पे। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सबूत आप लगा सकते हैं, प्रूफ्स लगा सकते हैं, वो ज़रूर लगाएं, इस बात को साबित करने के लिए कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है। अब आपकी शादी हो चुकी हुई है, आपके हस्बैंड या वाइफ वापस यूके जा चुके हैं, और वापस जाने से पहले और बाद के
जो प्रूफ्स हैं वो लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बोलते हैं कि शादी के बाद क्या, अब शादी के बाद बाज़ दफ़ा कुछ लोग वीज़ा 2-3 महीने के बाद अप्लाई करते हैं, कुछ 6 महीने बाद अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। जब शादी कर लेते हैं तब उनको पता लगता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो उस जो टाइम पीरियड को कवर करने के लिए जो आपको प्रूफ्स चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं रिलेशनशिप सबसिस्टिंग। वो प्रूफ्स में आप आपस में फ़ोन पे रोज़ बात कर रहे हैं या आफ्टर एवरी अदर डे बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन बिल्स का जो रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप का चैट रिकॉर्ड है, आप व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं या फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, आपस में ईमेलिंग हो रही है, आपकी ईमेल्स का रिकॉर्ड, फिर हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउसेस को बैक होम पैसे भेज रहे हैं, वो मनी सेंड रिसीट्स जो हैं वो लगानी ज़रूरी हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये साबित करेंगी कि रिलेशनशिप अभी भी कायम है। आप शादी करके आए हैं, यूके वापस आए हैं, हस्बैंड या वाइफ से आपका जो रिलेशनशिप है वो कायम है, आप बात करते हैं, आपका आपस में कांटेक्ट मौजूद है, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये कोशिश करें जो स्पाउस यूके में मौजूद है उसके डॉक्यूमेंट्स भी, और जो स्पाउस यूके से बाहर मौजूद है उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, ताकि रिलेशनशिप सबसिस्टिंग के जो प्रूफ्स हैं वो एनएफ हों और वीज़ा ऑफिसर को ये पता लग जाए कि आप अभी भी रिलेशनशिप में हैं और आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है। तो मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसी हर्डल नहीं आएगी कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो, आपका इस बात के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ हो कि आप अभी आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग नहीं है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों वो प्लीज़, अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद जो वीज़ा मिलता है यूके से बाहर से, आपको वो 28 डेज़ का वीज़ा मिलता है। आपको 28 डेज़ के अंदर ट्रैवल करके यूके वापस आना होता है। आप यूके 28 डेज़ के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पे आके आप अपना बायोमेट्रिक कार्ड कलेक्ट करते हैं। जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप जब यूके आएंगे, जिस एड्रेस पे आप यूके अराइव करेंगे उसका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है। तो वो जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए चूज़ किया होगा, वहाँ से आप अपना बायोमेट्रिक कार्ड कलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर फिर आपका नेक्स्ट 2.5 ईयर का वीज़ा लगा होगा। तो इस तरह ये वीज़े की सिचुएशन है। और उसके बाद जब 2.5 ईयर वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी अनदर 2.5 ईयर वीज़ा की। मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनको मैं कवर करूं, एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप समझते हों जो मैंने कवर नहीं किया, या आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।